हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम गति का चैप्टर लेके आए हैं, जो इसमें गति और समय का अपन अध्ययन करने वाले हैं। गति और समय का अध्ययन करेंगे अपन इसमें, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि गति और समय का टॉपिक हर किसी एग्जाम में आता है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन आते हैं और इसको अपन देखने वाले हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, पेड़, मकान, कुछ भी मान लीजिए, कार मान लीजिए, जो सजीव वस्तुएं होती हैं जिनके गति स्थिति में परिवर्तन होता है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती हैं, वे क्या कहलाती हैं? गतिशील वस्तुएं कहलाती हैं। तथा उनकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो समय के साथ वह गतिशील वस्तुएं हैं। अब देखिए, अपन एग्जाम्पल्स के तौर पे एक बात करेंगे। अपन एक कार लेंगे, ये देखिए आप, इसमें एक न्यूटन भाई साहब हैं, ये न्यूटन, और ये गति के नियम है, अपन इसको समझेंगे। हाँ, अब देखिए आप, इसमें अपने को एग्जाम्पल कर देखेंगे अपन। तो अब ये मान लीजिए कोई कार दे रखी है अपने को, ये कार है, अब एक सीधी सरल रेखा की ओर गति कर रही है। अब ये शुरू में है ना, जिसका टी का मान, टी बराबर तो था 0 मतलब समय 0 था और डिस्टेंस भी 0, क्योंकि प्रारंभिक दूरी भी 0 रहेगी, समय भी 0 रहेगा। उसके बाद कुछ गति पर तय कर लेगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, टी का मान भी कुछ बढ़ जाएगा। तो इसका टी का मान हो चुका है 30 और डिस्टेंस का मान हो चुका है 5 किलोमीटर की दूरी। अब इसके बाद देखेंगे अपन, तो इसमें क्या दे रखा है, एक कार, प्रारंभिक गति और अंतिम गति को देखेंगे अपन। अभी जो प्रारंभिक गति का मान तो दे रखा था टी और डिस्टेंस 0, टी 30 और 5 किलोमीटर। अब इसको देखिए आप, एक ए बिंदु से बी बिंदु पर जा रही है, तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। कार ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने पर क्या परिवर्तन होगा? कार एक निश्चित दूरी तय कर चुकी होगी, कार एक कुछ समय खर्च कर चुकी होगी, वह 30 सेकेंड है। अगले स्थायी वस्तुएं जैसे पेड़, मकान आदि, कोई भवन, पिलर, कुछ भी मान लीजिए आप, उनकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है वह गतिशील वस्तुएं हैं, क्योंकि वह कुछ समय खर्च करके अपनी स्थिति में परिवर्तन करती हैं, चाहे अपन किसी बाह्य बल के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जाए। वह क्या कहलाएगी? गतिशील वस्तुएं कहलाएगी, कि गति किसी समय के साथ जो अपने आप में परिवर्तन करती हैं वह गतिशील वस्तुएं हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख चुके अपन। अब इसमें देखिए आप, क्या क्या होगा, उसके ए से भी कार एक निश्चित दूरी तक तय कर चुकी होगी, 0 से 30 सेकंड का समय खर्च कर चुकी होगी, और अन्य स्थायी वस्तुएं पेड़ पौधे आते पीछे छूटते जाते हैं। अपन मान लीजिए किसी रोड से जा रहे हैं, किसी व्हीकल मतलब कार में बैठे अपन, चलो कार में बैठ के चल रहे हैं। अब अपने एक देखते हैं जो आसपास में पेड़ होते हैं, भवन होते हैं, पिलर होते हैं, सभी पीछे की ओर छूटते जाते हैं। आपने देखा है ऐसा क्यों? क्योंकि अपन गति समय के साथ अपने में जो परिवर्तन हो रहा है, जो गतिशील है अपन, तो वो क्या है कि पीछे की ओर जो वस्तुएं छूटती जाती हैं तो वह क्या कहलाती हैं? गतिशील वस्तुएं, या गति होती है उनमें। अपन वहां से आगे की ओर चलते रहते तो गति होती रहती है। अब देखें आगे, अगर किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह गतिशील वस्तुएं हैं, और जिन वस्तुओं में गति के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता वह स्थायी वस्तुएं हैं। जैसे पिलर, मकान आदि अपन देखते हैं डेली रूटीन में, तो क्या कि एक स्थान पर रखी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह मतलब स्थायी बनी रहती है। कितना समय निकल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो समय स्थायी बनी रहती है, तो क्या कहलाती है? गतिशील वस्तुएं कहलाती। अब देखिए आगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ वायर लाइन। अब इसके एग्जांपल्स दे रखे अपने को 3, गति में जो परिवर्तन होगा उसके 3 एग्जांपल है। एक कार मूविंग ऑन रोड, ये कार है जो एक सीधी दिशा की ओर गति कर रही है। दूसरा है ए में ओ राउंड, ये बच्चों का बच्चे झूलने वाला एक झूला है, और एक ये प्लेन मूविंग ऑन, ये अपने वायुमंडल की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये पृथ्वी है, सूर्य है, पृथ्वी सूर्य को चक्कर लगा रहती है। तो इस प्रकार से ये गतियाँ हैं। अब गतियों को अपन देखेंगे, टाइप्स ऑफ गति कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। आइए अब गति के प्रकार की बात करेंगे अपन। गति के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। आप देखते हैं कि गतियाँ
एक विमी भी होती हैं, द्विविमी भी होती है और त्रिविमी भी होती हैं। अब एक विमी की बात करेंगे अपन, तो एक विमी बोलते हो एक तल के अंदर गति करने वाली, एक सीधी रेखा में गति करने वाली। और द्विविमी की बात करेंगे, एक विमी में क्या आता है एक्स एक्स, और द्विविमी में क्या आता है एक्स और वाई एक्स, और त्रिविमी में क्या आता है एक्स वाई और जेड एक्स आता है। आप जानते हैं एक विमी की बात करें तो अपन एक विमी में क्या होगा, एक्स अक्ष में गति करेगी। द्विविमी में क्या होगा, एक्स वाई में गति करेगी। दो तल होते, ये होता है ना अपने पास ऐसे एक्स वाई और जेड। तो एक विमी में क्या होगा, सिर्फ एक एक्स अक्ष में गति करेगी। द्विविमी में क्या होगा, एक्स और वाई में गति करेगी। और जो त्रिविमी होगा उसमें एक्स वाई और जेड में गति करेगी। अब एक्स वाई में क्या होता है कि जो अपन तल के अंदर, मतलब कोई भी तल मान लीजिए या परस मान लीजिए, उस पर जो वस्तुएं रखी होती हैं, जो अभी मान लीजिए बच्चा है खिलौना है, उसको अपन ऐसे खेलता रहता है ना, तो वो क्या कहलाती है, द्विविमी में गति कहलाती है। अब पक्षी है, एरोप्लेन है, कुछ भी मान लीजिए, वो त्रिविमी में गति करती है, क्योंकि वह एक स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवर्तन करती हैं, तो वो क्या है, त्रिविमी में गति है। अब गति के टाइप्स ऑफ गति की बात करेंगे अपन, गति के प्रकार, सरल रेखीय गति, इसके बाद है वर्तीय गति, और एक तीसरी गति है उसको आवर्त गति कहते हैं। अब सरल रेखीय गति की बात करते हैं अपन, जो सीधी सरल रेखा में गति करे, उसे एक विमी गति कहते हैं। अब मान लीजिए कोई कार, मान लीजिए किसी रोड पे चलती है, तो एक सीधी सरल रेखा में गति करती है, वह एक सीधी सरल रेखा में गति करती है। कोई वस्तु अगर, ये देखिए, कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में गति करे या सरल रेखा में गति करे तो क्या कहलाएगी, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति एक सीधी रेखा में गति करेगी तो वह क्या कहलाएगी, सरल रेखीय गति। मान लीजिए देखिए एक कार है ना, ये कार का डायग्राम दे रखा अपने को, ये कार का डायग्राम है, तो सीधी रोड पे सीधी गति कर रही है, तो क्या कहलाएगी, ये सरल रेखीय गति है ये। ठीक है, अब वर्तीय गति की बात करते हैं अपन। वर्तीय गति की बात करेंगे, एक वर्तीय गति, कोई वस्तु वर्ताकार चक्कर लगाए तो उसका कहलाएगी वर्तीय गति है। तो जैसे अपन किसी मेले या किसी भी वहां पर घूमने जाते हैं, एक बड़ा सा झूला देखा होगा आपने, वो बड़ा सा झूला होता है ना, एक वर्तीय गति पे काम करता है। ये देखिए आप, ये झूला है तो वर्तीय गति पे काम कर रहा है। ये देखिए, ये ऐसे घूमता रहता है, ऐसे इसमें कुछ लोग बैठ जाते हैं, घूमता रहता है। ये क्या कहलाता है, वर्तीय गति का एग्जाम्पल है कौन, ये। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स और भी है, जैसे साइकिल का टायर है, या और भी बहुत से एग्जाम्पल आगे और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अब आवर्त गति की बात करते हैं। आवर्त गति में क्या होता है, जैसे बच्चे झूले झूलते हैं, तो वो क्या है कि इस एक निश्चित स्थान पर भी, मतलब उसका एक निश्चित स्थान होता है, वहां पर गति करता है। वो कुछ इस प्रकार होता है, वो बार बार से इस प्रकार से गति करता रहता है। देखो ऐसे झूला इस प्रकार से, तो इसका जो एग्जाम्पल है आवर्त गति का वो देखेंगे अपन। ये देखिए, एक निश्चित समय के बाद वह परिवर्तन करती है, कुछ परिवर्तन करती रहती है एक स्थान पर ऐसे। और जो आपने घड़ी देखते हैं वो पेंडुलम वाली, तो उसमें भी वो नीचे होता है ना, वो इस प्रकार से गति करता रहता है, पेंडुलम। अब देखिए इसमें तीनों एग्जाम्पल हो चुके हैं, एक बार देखिए वापस आप। सरल रेखीय गति में क्या है कि कार सीधी रेखा में गति करेगी। दूसरा है एक वर्तीय गति। वर्तीय गति में क्या होता है कि झूला होता है जो वर्त की तरह घूमता रहता है, यह अपनी सीधी रेखा में गति में परिवर्तन करता है। और तीसरा है वर्तीय गति। वर्तीय गति में क्या होगा, कोई वर्ताकार चक्कर लगाता है। और आवर्त गति में क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद वह अपने आप में कुछ परिवर्तन होता है, एक स्थान के बाद रहती है, जैसे झूला। अब इसके बाद देखते हैं अपन सरल रेखा के दैनिक जीवन में उपयोग। सरल रेखा के दैनिक जीवन में उपयोग, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई कोई वस्तु, किसका एग्जाम्पल है, सरल रेखीय गति। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, मान लीजिए पेन, देखो सीधी रेखा में गति कर रहा है इस प्रकार से, तो ये सीधी सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल है ये भी। दूसरा है सीधी रेखा में गति करती हुई कार। किसी रोड पर कोई कार सीधी रेखा में गति करेगी ना, वो भी सीधी रेखीय गति के अंतर्गत आता है। उस सीधे रास्ते पर दौड़ते ने दौड़ लगाना, अपन किसी भी एक सीधा रास्ता है उस पर दौड़ लगाएंगे ना, वो भी क्या कहलाएगी, सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल है। अब इस प्रकार आगे देखते हैं अपन, इसके एग्जाम्पल से दे रखे हैं यहाँ पर। देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं, इसमें देखिए ये पानी, ये नल है, इसमें से पानी नीचे की ओर आया है, ये सरल सीधी एक स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रहा ना, तो इस सरल रेखीय गति का ही एग्जाम्पल है। ये देखिए कारें हैं जो सीधी रेखा में गति कर रही है। और इधर ये कोई
वस्तु है उसको धक्का लगा रहा है एक सीधी रेखा के अंदर, तो भी क्या है सीधी रेखा का होता है, और ये दौड़ लगा रहा है, और ये एग्जाम्पल दे रखे हैं और भी कहीं, तो ये क्या है सरल रेखा के एग्जाम्पल दे रखे हैं। और इसके बाद आगे देखते हैं अपन सर्कुलर गति या वर्ती गति की बात करते हैं अपन। वर्ती गति के अंदर क्या था, जिस चारों तरफ घूमता रहता है वर्ती गति के अंदर। अभी देख इसको एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये झूला दे रखा है, ये आप मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, ये झूला चारों तरफ ऐसे घूमने वाला जो मेलों में यहाँ भी देखते हैं। साइकिल व्हील की बात करें, ये साइकिल व्हील है ना, ये भी क्या होता है चारों तरफ एक स्थान से स्थान पर इस प्रकार से गति करता रहता है एक सीधी। और इसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित कक्षा में वो वर्ताकार पथ में गति करते रहते हैं। जो इससे न्यूक्लियस होता है ना, इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, आप जानते हैं इस बात को भी। और एक ये मोशन ए सिटी सर्कल ऑफ फ्लाईओवर, ये देखिए इसमें फ्लाईओवर हो देगा, इसमें भी देखिए वर्त, ये कुछ पुल होते हैं ना जो वर्त के आकार बनाए जाते हैं, तो क्या है साइकिल, ये एग्जाम्पल भी किसका है वर्त गति का एग्जाम्पल है। अब आवर्त गति की बात करते हैं अपन। आवर्त गति के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आवर्त गति की मैंने क्या बताया था आपको, जो झूला होता है ना वो कुछ इस प्रकार से गति करता रहता है एक निश्चित स्थान पर ऐसे। तो आवर्त गति में, और या फिर किसी वस्तु नीचे से टकराकर वापस आती है, मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे करेंगे तो जिस स्थान पर जाएगी वो उसी वेग से वापस उसी स्थान पर आती है ना, तो वो भी क्या कहलाती है आवर्त गति के एग्जाम्पल है। अब देखिए ये बॉल है, ये बॉल को अपन ऊपर से नीचे मार रहे हैं, तो नीचे मारेंगे ना तो ये वापस टकरा के वापस ऊपर की ओर जाएगी, तो जिस स्थान से प्रारंभ हुई थी वह टकरा के तो चाहे दिशा दूसरी हो जाएगी और वो ऊपर की ओर चली जाएगी, तो वो क्या होगा आवर्त गति का एग्जाम्पल है ये भी। इसके बाद एक चेयर है, ये चेयर होती है ना कौन सी, रिंग चेयर, तो वो क्या है रॉकिंग चेयर, तो वो क्या है एक निश्चित स्थान पर ऐसे गति करती रहती है ऐसे, उसको उसका मतलब एक निश्चित स्थान पर समय के साथ परिवर्तन करती रहती है अपन के अंदर। और एक है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क, जो होता है कंपन करने वाला, तो वो भी एक निश्चित स्थान पर कंपन करते हैं। और उसके बाद है अर्थ इन ऑर्बिट्स, ये भी बताया था, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में परिवर्तन करती रहती हैं, ये भी आवर्त गति के एग्जाम्पल है। अब इस प्रकार चलते हैं अपन, देखिए आगे पढ़ते हैं आवर्त गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति के प्रकार, आवर्त गति के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आवर्त दोलन आवर्त गति और कंपन आवर्त गति। दोलन आवर्त गति की बात करते हैं। दोलन के अंदर मैंने क्या बताया था अभी, दोलन के अंदर कोई भी मान लीजिए दोलन के अंदर क्या है कि जो पेंडुलम होता है ना वो इस निश्चित स्थान पर गति करता रहता है, इस प्रकार दोलन। और कंपन में क्या होता है, जैसे गिटार होती है तो गिटार के ऊपर अपन जैसे उसको ऐसे इस प्रकार बजाते हैं, तो वो क्या है कि उसमें जो तार होते हैं वो एक तार होते हैं ना, तो वो कंपन करते रहते हैं, उसके आवर्त बदलते रहते हैं, तो एक निश्चित स्थान पर वो भी अपने आप में परिवर्तन करता है, वो कंपन होता है। और दोलन के अंदर पेंडुलम इस प्रकार से गति करता है। आइए इसके देखते हैं अपन, आवर्त गति के प्रकार दिए, दोलन आवर्त गति और कंपन आवर्त गति। अब वस्तु अपनी सामान्य स्थिति में चारों तरफ निश्चित तरीके से घूमे, मतलब निश्चित स्थान दोलन के अंदर ऐसे देखिए, ये या इस प्रकार भी हो सकती है या फिर इस प्रकार भी हो सकती है। अब कंपन आवर्त की बात करते हैं। कंपन के अंदर वस्तु माध्यम के सापेक्ष बहुत तेजी से दोलन करे, मतलब बहुत स्पीड से गति करेगी। इसके अंदर वो होता है ना, क्या मैंने बताया भी गिटार, इसमें वो बहुत उसके वायर होते हैं ना जो पतले पतले, तो वो बहुत स्पीड के साथ गति करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे कंपन आवर्त गति। एग्जाम्पल गिटार है, जो ड्रम के ऊपर ऐसे मारेंगे तो वो खतरनाक तरीके से कंपन करेगा, वो भी हाई फ्रिक्वेंसी के वजह से होता है सब कुछ, हाई फ्रिक्वेंसी। ये था दोलन का और कंपन आवर्ती का एग्जाम्पल, दोनों दिखा दिए हमने। अब इसके बाद देखते हैं अपन, और समय के रूप में अपन जो नेक्स्ट दे रखा है अपने को, समय के रूप में जो परिवर्तन होता है उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब अपने कुछ देखा है कि जो समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं या सूर्य के साथ जो परिवर्तन होते हैं, अपने को छाया का अवलोकन करते हैं अपन, तो वह क्या है कि एक गति के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अपन ने देखा था कि सूर्य आवर्त रूप से में रोजाना प्रकाश फैलाता है। अपन देखते हैं कि जो सूर्य रोजाना प्रकाश फैलाता है उसकी छाया भी एक निश्चित स्थान तक होती है। अपन भवन मान लीजिए किसी भी की एक निश्चित स्थान तक उसकी छाया रहती है। अब क्या होता था, अब आजकल तो घड़ियां हैं, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था कि वो घड़ियां ना उसके स्थान पर एक अपन
देखते थे कि उसकी छाया से पता लगा लिया जैसे कि 12 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। तो क्या हुआ, ये सूर्य एक निश्चित समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तन करता रहता था, तो उससे अपन अनुमान लगाया जा सकता है कि इतना टाइम हो चुका है। अब इसमें देखेंगे अपन, तो ये देखिए, अब ये सूर्य है ना एक निश्चित स्थान पर है, और ये सुबह मान लीजिए 8 बज रहे हैं, उसके बाद 11 बज गए, फिर 12 बज गए, फिर फिक्स 1 बज गया, फिर उसके बाद कुछ स्थिति में फिर परिवर्तन हो गया। अभी देखिए यहाँ पर छाया है ना सुबह सुबह कुछ इस प्रकार है, फिर तो थोड़ी परिवर्तन, फिर थोड़ी परिवर्तन, फिर दोपहर में बिल्कुल सीधी, फिर कुछ परिवर्तन। तो एक निश्चित स्थान पर छाया बनी रहती है, उससे अपन अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 बज गए, 3 बज गए, कुछ भी। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी अब आजकल अपने जयपुर में जो जंतर मंतर देखा होगा आपने, तो वह भी एक समय का अवलोकन करने के लिए बनाया गया था। जंतर मंतर है ना, और एक है एक संडे विद एक वॉच घड़ी है। ये देखिए ये जंतर मंतर है, जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, 3 या 4 है टोटल, और एक ये टाइप्स ऑफ सिलेंड्रिकल एक घड़ी है। अब ये जंतर मंतर है ना, इसमें राशियां हैं उसका भी अवलोकन किया गया है, और समय का प्रमुख रूप से अवलोकन किया गया, पूरी भूगोल का अवलोकन किया गया जंतर मंतर में। तो ये स्टैटिकल सर्डर, इसमें भी क्या है कि ये बीच में ये दे रखा है, और उसके चारों तरफ ये देखो बारीक बारीक से है ना समय लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इससे कि छाया से पता लगाया जा सकता है कि ये कितने टाइम हो गया। अभी इसमें देखिए, आप इसको बता दिया मैंने, अब एक दोलन की ओर चलते हैं अपन। एक दोलन क्या है, मैंने भी कुछ बताया क्या, दोलन एक निश्चित ऐसे गति करता रहता है, दोलन पेंडुलम होता है। अब ये क्या पेंडुलम, एक दोलन पूरा करने में लगा समय दोलन कहलाता है, एक दोलन करने में लगा समय क्या कहलाता है, दोलन कहलाता है। अब दोलन की बात करते हैं, तो दोलन इस प्रकार से गति करता है, कैसे, मान लीजिए ये दोलन लटका हुआ है ऐसे, ये अभी क्या है कि इसको अपन कुछ इस प्रकार से गति करेगा, ऊपर जाएगा, इसको एक बार हिला देंगे ना तो ये ऐसे गति करता रहेगा इस प्रकार, और कुछ इस प्रकार जाएगा ये यहाँ तक, और यहाँ तक जाएगा, ये इस प्रकार से गति करता है। अब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, तो इसमें कितनी गति कर चुका होगा, ये 1/4 1/4 वापस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 गति कर चुका होगा। फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर भी 1/4 गति कर चुका होगा, फिर नीचे आएगा, फिर 1/4 गति कर चुका होगा। अब इस 1/4 1/4 1/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो पूरा पक्का 1 हो जाएगा। तो ये 1/4 4 बार जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, एक दोलन कहलाएगा। एक दोलन में पूरा करने में लगा समय एक दोलन कहलाता है। ये एग्जाम्पल दे रखा है अपन ने, ये देखिए आप, मैंने बताया कि ये इस प्रकार जाएगा वापस आएगा, इस प्रकार जाएगा वापस आएगा, इसी प्रकार से गति करता रहता है। तो ये कहेंगे एक दोलन के बराबर क्या होता है। अब देखते हैं गति के प्रकार की बात करेंगे अपन। अब गति के प्रकार, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति की बात करेंगे और असमान गति की बात करेंगे। काइंड्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार, एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति एक समान समय में तय की गई दूरी, एक समान समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। और असमान की बात करते हैं अपन, एक समान समय में असमान दूरी तय करना असमान गति कहलाती है। ऐसा एक समान गति की बात करेंगे अपन, जो अपने वाटरफॉल्स होते हैं, बोले तो झरने, वाटरफॉल्स होते हैं ना, वो एक समान गति के अंतर्गत आते हैं। एक कार मान लीजिए एक सीधी रेखा में गति करती है, एक निश्चित चाल परिवर्तन की है, उसके चाल में कोई परिवर्तन ना करें तो वो क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। अब ये देखिए एग्जांपल दे रखे अपन ने यहाँ पर, ये देखिए कार है, ये कार है एक विमा में गति कर रही है, एक सीधी रेखा में गति कर रही है। वाटरफॉल है, ये एक निश्चित समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करता रहता है। वाटरफॉल असमान गति की बात करने के, ये एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन की बात करते हैं अपन। जो एरोप्लेन है वो शुरू में क्या होता है कि एक इस प्रकार से उड़ता हो, एक ऐसे, फिर धीरे है ना ऊपर करता रहता है, तो उसके शुरू में गति में और अंतिम गति में परिवर्तन होता है। एक समान गति में जो और असमान गति, मतलब शुरू में तो कुछ अलग गति होगी, लास्ट में कुछ गति अलग होगी। वह समताप मंडल में उड़ती है, कौन, एरोप्लेन। तो समताप मंडल में उड़ेगी ना वो इस प्रकार है, तो क्या होगा,
कि शुरू में तो कुछ गति अलग है, फिर बाद में वह एक विमीय गति के अंदर आ जाती हैं। जो एरोप्लेन दे रखी है यहाँ पर, फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी दे रखा है, दौड़ता हुआ खिलाड़ी दे रखा है, ये सब क्या कहलाएंगे, असमान गति के अंतर्गत है। एक समान गति वाटरफॉल है, कार है जो समान स्पीड पर चले, एवरेज स्पीड मापन किसमें, इसमें क्या होता है असमान गति में। मान लीजिए शुरू में कार, मान लीजिए कोई भी एरोप्लेन, मान लीजिए वो पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, फिर बाद में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उनका सभी का औसत निकाला जाता है असमान गति के अंदर। और समान गति के अंदर सीधा ही है ना, वो शुरू में मान लो 30 की स्पीड चल रही है तो लास्ट तक 30 पे चलेगी। असमान में औसत निकालते हैं, इसमें औसत नहीं निकालते। अब देखिए आगे चलेंगे अपन। अब ये यहाँ पर दे रखे गति धीमी गति है, तेज गति के एग्जांपल दे रखे हैं अपने को यहाँ पर। ये दो, ये रॉकेट है और ये गाड़ी स्पीड से चल रही है, ये कछुआ है, धीमी गति है, ट्रक भी धीमा है, किसकी तुलना में, बाइक की तुलना में। ये कुछ एग्जांपल हैं। अब इसको स्पीड की बात करते हैं अपन, दूरी की। आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, वो स्पीड की बात करते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, जो मीटर प्रति सेकंड है। ऐसा यूनिट की बात करते हैं अपन, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें देखिए आप मीटर प्रति सेकंड, अब ये यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है, और ये ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। या इसको मीटर पर सेकंड है ना, इसको अगर सीधा लिखेंगे ये इनवर्स में चला जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड इनवर्स हो जाएगा ये। अब आगे चलते हैं। चाल वह दूरी जिस पर वस्तु गतिशील होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। वह दूरी जिस पर वस्तु गतिशील होती है तो क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब गाड़ी की मीटर की बात करेंगे अपन। जो अपनी गाड़ियाँ देखते हैं, कुछ भी मान लीजिए, साधन मान लीजिए या मोटर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसके अपने जो मीटर देखते हैं अपन, छोटे छोटे से मीटर लगे होते हैं, उससे क्या मापते हैं, उनका अवलोकन करते हैं चाहिए। तो इसमें दे रखा अपने को गाड़ी के मीटर दे रखे अपने। अब इसके बात करेंगे। अब ये है ऑडियोमीटर, आपने पढ़ा होगा ऑडियोमीटर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर। अब ऑडियोमीटर से अपन क्या याद करते हैं, मतलब ऑडियोमीटर का अर्थ है कि किसी स्थान से उनके मध्य की दूरी, या ऑडियोमीटर अपनी बाइक के मीटर होता है ना, वो भी एक ऑडियोमीटर है जिससे अपन किलोमीटर मापते हैं। 4 व्हीलर के अंदर लगा हुआ 1 मीटर है, वो भी एक ऑडियोमीटर का एक प्रकार है जो अपन दूरी डिस्टेंस ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसमें देखिए किलोमीटर दे रखा है, 15,1517 किलोमीटर दे रखा है। तो ये कहेंगे दूरी किलोमीटर में दे रखी है, तो ये कहेंगे ऑडियोमीटर का टाइप है। और ये कहें स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं, अपने स्पीड मापते हैं। और एक है टेकोमीटर, टेकोमीटर से क्या मापते हैं, आरपीएम मापते हैं। इसमें जो पहला दे रखा है वह दूरी मापने के लिए दे रखा है, इसके मापन यंत्र है, किलोमीटर में मापते हैं इसकी दूरी को। और दूसरा है स्पीडोमीटर, इसकी दूरी है ना किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से मापते हैं, क्या कि ये स्पीड में बताता है, ये दूरी बताता है, ये स्पीड बताता है। और ये तीसरा है, ये दे रखा अपने को, जो अपने व्हीकल होते हैं, किसी कोई मान लीजिए मोटर मान लीजिए, वहां पर जो उसका आर्मेचर होता है, या उसका जो उसकी रोटेट करता है ना, वो इस प्रकार से उसकी गति मापने के लिए होता है कौन, आरपीएम, रोटेट प्रति मिनट। इसका अर्थ होता है रोटेशनल प्रति मिनट। मेजर द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, कि जो इंजन होता है ना, तो उसको जो आउटपुट के यांत्रिक रूप से अपने को ऊर्जा मिलती है, उसका शाफ्ट होता है ना, वो इस प्रकार से गति करता है। तो उसकी स्पीड मापने के लिए अपन किसका माप रूप करेंगे, टेकोमीटर का उपयोग करेंगे, टेकोमीटर, जिसको आरपीएम में मापते हैं। अब इस प्रकार से आगे चलेंगे अपन। एक समान गति और असमान गति। एक समान गति स्पीड या चाल है, और असमान गति के अंदर एवरेज यूनिफॉर्म ऑफ मोशन है। अब औसत गति इसमें बताते हैं, एक समान गति और असमान गति। असमान गति के अंदर तो समान गति के अंदर क्या होगा, सीधा ही अपन चाल लिख देंगे, वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। और असमान गति के अंदर क्या होगा, उसको क्या होगा कि इस औसत निकालेंगे, पहले वो 30 देगा, फिर 60 होगा, फिर 80 होगा, फिर इसको एक कितनी होगी, 40, 3 चाल हो चुकी है, इसमें 3 का भाग दे देंगे, इसमें 3 का भाग दे देंगे, इसमें 3 का भाग देंगे ना, तो इसका औसत निकल के आएगा इसी प्रकार से। अब इस आगे चलेंगे अपन, औसत गति की बात करते हैं अपन। औसत गति का सूत्र होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल दूरी है टोटल डिस्टेंस क्रिएटेड, टोटल टाइम टेकन।
कुल दूरी अपॉन कुल समय, दिया गया कुल दूरी अपॉन दिए गई कुल समय क्या कहलाती है? औसत गति कहलाती है। औसत गति का करने के सूत्र बता दिया आपको मैंने। अब ये एक ही न्यूमेरिकल हल करते हैं। चलो देखिए, एक लड़का 30 मीटर की दूरी को 20 मिनट में 20 किलोमीटर दूरी को 30 सेकंड में दूरी तय करता है, और 10 सेकंड में, ये देखिए 30 मीटर की दूरी 20 सेकंड में और 30 मीटर की दूरी 10 सेकंड में दूरी को तय करता है। तो उसकी औसत चाल निकालनी है अपने को। तो औसत चाल तो टोटल दूरी अपॉन टोटल समय, तो 30 प्लस इसमें है 30 प्लस 30, यहाँ पर है 30 प्लस 30, कुल दूरी अपन कुल समय कितना है 20 प्लस 10। इसको हल करेंगे ना अपन, तो ये हो जाएगा 60/30। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ जाएगी। अब आगे देखते हैं अपन गति के मापन। गति का मापन, गति का मापन दो प्रकार से किए जा सकते हैं। गति का मापन अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं अपन। गति का मापन अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से करते हैं। एक समान गति के लिए गति का मापन दूरी बटा समय, कुल दूरी पर एक समान गति के लिए टोटल दूरी दे देगी अपने को 60 किलोमीटर है, और टोटल समय दे देगा कितना भी, तो उसको अपन सीधा हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक समान गति के लिए हो जाएगा। अब औसत गति निकालेंगे अपन। औसत गति के लिए क्या करेंगे अपन? औसत गति के लिए कुल समय कुल दूरी बटे कुल समय, उससे अपन औसत चाल ज्ञात कर लेंगे अपन। अब तत्काल चाल एक परपेंडिकुलर समय गति करते हैं। अब इसमें अपने को एक डायग्राम दे रखा है, अपन देखते हैं। मैंने बता दिया आपको एक समान गति के लिए दूरी बटा समय है, औसत चाल के लिए कुल दूरी बटे कुल समय है। अब तत्काल चाल के लिए दे रखा है। अब ये देखिए अपने को एक डायग्राम दे रखा है, स्पीड कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेटर केसेस। अब इसमें एक कार है और एक स्पीड इस प्रकार से देखिए, ये कार है ना, शुरू में यहाँ पर टी का मान है, टी बराबर तो है 0 और डिस्टेंस भी कितनी है, स्पीड भी 0 और डिस्टेंस भी 0। अभी कुछ दूरी कुछ स्टार्ट करेगी तो उसके बाद वो धीरे धीरे कुछ स्पीड पकड़ती जाएगी, उसके बाद थोड़ी और स्पीड पकड़ेगी, उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। उसके बाद अपन स्पीड नहीं बढ़ा सकते, कि स्पीड तो बढ़ सकती है लेकिन बढ़ाते नहीं है, कि उसी रफ्तार पे अपन हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो इस प्रकार से चलेगी। फिर मान लो कुछ जंप आ गया तो वापस वो नीचे हो जाएगी, फिर थोड़ी अच्छी रोड आ गई तो फिर स्पीड बढ़ाएगी। इस प्रकार से इसमें परिवर्तन आता रहता है। तो मैंने अभी बताया ना, तो अब इसमें स्पीड है ना परिवर्तन हो रही है। पहले बहुत 0 थी, उसके बाद कुछ आई, फिर उसके बाद बहुत स्पीड, फिर लगातार चलती रही, फिर कम हो गई, ऐसे चलती रही है वे। तो क्या है कि औसत स्पीड निकालेंगे अपन इसमें। औसत स्पीड निकालने के क्या होता है अपनी सूत्र, औसत चाल बराबर कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो टोटल दूरी कितनी चल चुके और कुल समय कितना लग चुका, इससे अपन औसत चाल निकाल सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं अपन। गति और वेग। गति और वेग में क्या अंतर है? आप तो ऐसे सोचते होंगे गति भी एक चीज है और वेग भी एक ही चीज है। नहीं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। गति और सदिश, गति और सदिश, गति और सदिश के अपन देखते हैं। गति क्या है कि एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। गति एक सदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। गति ना हमेशा धनात्मक होगी, गति तो हमेशा धनात्मक होगी, और वेग ना धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ऋणात्मक क्यों हो सकता है? वेग तो ना किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, रास्ते की लंबाई हो जाएगी कौन? गति। और वेग है ना उसकी न्यूनतम दूरी होगी ना, न्यूनतम दूरी भी हो सकती है। अब इस पे देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कैसे हो सकती है। तो वेग की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो आप जानते हो कि सीधी सीधी किसी सीधे पाथ में चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। 0 को भी अपन गति कोई वहां से प्रारंभ भी नहीं होंगे तो वेग 0 होगा। अब नेगेटिव कोई होगी। अब आप जानते हैं कि वेग गति बराबर होती है दूरी बटे चाल। आप जानते हैं दूरी बटे चाल होती है, दूरी बटे समय होता है गति। और वेग में क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन है ना वो 0 भी हो सकता है, विस्थापन है ना पॉजिटिव भी हो सकता है। तो विस्थापन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए अपन एग्जांपल के तौर पे देखते हैं अपन।
मान लीजिए ये कोई बिंदु है ए और ये कोई बिंदु है बी। अब ये ना यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक गया ना तो विस्थापन है, विस्थापन है। अब ये देखिए यहाँ से सीधी एक अपन मिनिमम दूरी तय करेंगे ना। मान लीजिए दूरी कितनी दे रखी हो, लेकिन एक शॉर्ट पाथ से चलेंगे अपन, शॉर्ट पाथ से चलेंगे ना तो ये क्या है, ये मिनिमम दूरी है। तो मिनिमम दूरी होते हैं ना, ये मिनिमम पाथ से अपन करेंगे ना तो वो क्या कहलाती है, अपने को विस्थापन कहलाती है। मतलब कोई मान लीजिए आप एक सीधा रास्ता, एक मतलब शॉर्ट रास्ता होता है ना, वो तो है विस्थापन। और दूरी है ना, अपन घूम फिर के जाएंगे ना, ये देखिए ये तो है विस्थापन। और घूम फिर के देखिए ये इस प्रकार से जा रहा है तो ये क्या कहलाएगी, दूरी, डिस्टेंस। ये रास्ता इस प्रकार से, और ये सीधा अपन अवलोकन भी कर सकते हैं, सीधा तो क्या कहलाता है, विस्थापन। और दूरी क्या है, एक रास्ता होता है दूरी। तो अब इसमें जो दे रखा है वेग, तो वेग में क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन अपॉन समय होता है कौन, ये। और वेग, ये क्या होता है वेग में, तो दूरी बटा समय होता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई। अब इसमें जो विस्थापन है जो नेगेटिव किस प्रकार होगा, आपने सोचते हैं कि नेगेटिव, क्योंकि विस्थापन है ना, अपन यहाँ मान लीजिए दो बिंदु दे रखे, ये ए और बी। तो क्या है कि ये विस्थापन है ना, जो मान लीजिए अपन ने बोला कि उत्तर दिशा की ओर आप 5 किलोमीटर चले। अब उसने क्या किया, 5 किलोमीटर वह दक्षिण दिशा में चला गया, तो क्या दूरी बढ़ गई, तो नेगेटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई ना। तो इसमें क्या होगा, विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है। कोई वस्तु वर्ताकार पथ में घूमते हुए अपने प्रारंभिक अवस्था पर आ जा रही है तो उसका विस्थापन 0 हो सकता है। कोई वस्तु है वो वर्ताकार पथ में घूमते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ गई। मान लीजिए ये, मान लीजिए कोई वस्तु दे रखी है अपने को, ये मान लीजिए एक वर्ताकार पथ है, यहाँ से मैंने कार स्टार्ट की और मैं ये घूमना स्टार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये घूमते घूमते यहाँ आ गया। अब यहाँ पर है ना दूरी, तो ये मान लीजिए 5 किलोमीटर का पथ है, तो दूरी तो क्या होगी अपनी, दूरी तो हो चुकी 5 किलोमीटर। और विस्थापन कितना हो गया आप देख रहे हो इसमें, विस्थापन का मान, विस्थापन 0 हो चुका है। दूरी तो 5 किलोमीटर और विस्थापन 0 हो चुका है। इसमें देखिए विस्थापन, दूरी और विस्थापन, ये देखिए अपने बता दिया। इसमें विस्थापन का मान तो 0 है और दूरी 5 किलोमीटर की है। अब आगे देखिए अपन, अब यहाँ पर दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात करने को बोल रहा है। ये कोई लड़का है, ये यहाँ पे स्कूल के लिए जा रहा है, तो ये 30 मीटर की दूरी 20 सेकंड में दूरी कर रहा है, और वापस आ रहा है 30 मीटर की दूरी 10 सेकंड में दूरी कर रहा है। अब इससे अपन क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, अगर वो अपने को दूरी के मान पूछे तो दूरी डायरेक्ट ज्ञात करने देंगे, 30 तो ये रहा और 30 ये रहा, क्योंकि वो जाके वापस आ रहा है तो उसके लिए वो तो एक डिस्टेंस होगी। मान ली सीधी मान ली हुआ या वापस आ रहा, तो दूरी कितनी होगी, 60 किलोमीटर की हो गई। अब गति की बात करते हैं अपन, तो गति की बात करें कुल दूरी पे हम कुल समय, तो इसमें अपने को कुल दूरी कितनी दे रखी है, 60 है। 30 तो ये रही और 30 ये रही, जाके आ रहा है ना, तो 60 है। 60 बटे समय कितना हो गया, 30 है। तो 60 में 30 का भाग देंगे तो 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ चुकी है, ये गति आ चुकी है। अब विस्थापन की बात करेंगे अपन, आप सोच रहे हैं विस्थापन, तो विस्थापन कितना हो गया, क्योंकि वो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से प्रारंभ हुआ है और ये यहाँ तक गया है और उसके बाद वो वापस आ गया, तो विस्थापन का मान 0 हो गया। आपने बताया, मैंने बताया था कि अपन प्रारंभिक स्थिति है अंतिम स्थिति से जाते हुए अपनी मूल स्थिति पर आ जाते हैं, तो विस्थापन का मान 0 हो जाता है। इस लड़के ने भी यही किया, यहाँ स्कूल गया और वापस आके घर पे रुक गया, तो विस्थापन का मान 0 हो चुका है। तो विस्थापन का मान 0 हो गया, तो विस्थापन बटे समय होता है, तो विस्थापन का मान 0, समय दे रखा अपने को 20 तो है और 30 है, तो 30 तो भाग देंगे तो 0 आ चुका है, तो विस्थापन का मान 0 हो गया। और वेग की बात करें तो वेग बराबर कुल दूरी अपॉन कुल समय होता है, तो कुल दूरी 30 30 60, कुल समय 60, तो ये हो जाएगा ये। तो अब इसमें देखिए ये है ना, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो सूर्य ना ये इस प्रकार से गति करता रहता है, तो ये कहीं 24 घंटे के अंदर वापस आ जाता है ना, तो यहाँ पर दूरी तो हो जाएगी, कुछ दूरी तो हो ही जाएगी, लेकिन ये विस्थापन है ना, इसका मान 0 हो जाएगा 24 घंटे बाद। 13 14 15 16 घंटे में विस्थापन का मान कुछ तो होता है, लेकिन इसका 24 घंटे हो जाएंगे ना पूरे, तो उसमें क्या होगा, विस्थापन का मान वापस 0 हो जाएगा, क्योंकि वो बढ़ते पथ पे गति करता है और अपनी मूल स्थिति पर आ जाता है, विस्थापन का मान 0। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया गया यहाँ पर। अब त्वरण की बात करेंगे अपन। त्वरण क्या होता है, वेग में वस्तु की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। अंतिम वेग
माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। ये देखिए त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। अब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग अपॉन समय दे रखा, तो इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो इस दोनों का अंतर होकर तो क्या आएगा, मीटर में प्रति सेकंड में आएगा। वेग है यहाँ पर तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना है, सेकंड। अब ये सेकंड और सेकंड दो क्या हो जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो चुका है। अब स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एम एस इनवर्स 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी प्रकार से आगे चलते हैं अपन। गति के, अब ये आगे चलेंगे अपन। ये आ गया टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार दे रखे हैं अपन। त्वरण एक तो, अब इसमें दो एग्जांपल दे रखे अपने को। त्वरण तो ये कार है वो सीधी एक सरल रेखा में गति करी, उस पर स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। प्रारंभिक वेग है ना, वही अंतिम वेग है, तो इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का मान 0 है और समय तो लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सब एक समान गति से कर रहा है ना, तो ये क्या होगा, एक एग्जाम्पल तो ये रहेगा। तो और ये कार है, कोई मान ली ट्रैफिक की फंसी हुई है, तो पहले स्पीड बढ़ेगी, फिर रुकेगी, फिर बढ़ेगी, फिर रुकेगी, इस प्रकार से चलती रहती है हाईवे के ऊपर। तो ये कहेंगे दोनों एग्जाम्पल्स दिए गए अपने को। अब बात करते हैं अपन सदिश राशियां, अदिश राशियां। ये विस्थापन है ना, सदिश राशियों में कौन कौन आता है, विस्थापन सदिश राशि है, वेग भी एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि है। और अदिश राशियों में क्या होगी, दूरी और गति। सदिश राशियों में क्या क्या आ गया, विस्थापन, वेग और त्वरण। और अदिश राशि में क्या गया, दूरी और गति। ये अदिश राशि आ हो गई। सदिश राशि में क्या क्या आया था, विस्थापन, वेग और त्वरण। और अदिश राशि में दूरी और गति। अब आगे चले, ग्राफिक रूप में निरूपण किया गया है कि त्वरण की बात कर रहा है यहाँ पर। इसमें त्वरण की बात कर रहा है। इस ग्राफ के अंदर दिया गया है, ये मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, इनके रनों का स्कोर दिया गया है। ये देखिए अलग अलग खिलाड़ियों अलग अलग है। तो ये इस अपन देखते हैं कि ग्राफ की जो हाइट होती है ना, उससे अपन अनुमान लगा लेते हैं कि इनका त्वरण कितना होगा, या इनके औसत बनाने की, या रन बनाने की, या विकेट लेने की, या कुछ भी मान सकते हो, उनकी स्पीड क्या है। इस ग्राफ में खिलाड़ी का रन को इस प्रकार से निरूपण किया गया है। इस प्रकार की किसी वस्तु की गति को ग्राफ द्वारा निरूपित किया जा सकता है। त्वरण को एक ग्राफ के माध्यम से दो चरों के बीच का संबंध को दर्शाता है, स्पीड। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा अपने को। इस ग्राफ में खिलाड़ियों के रनों को ग्राफ को निरूपण करता है। इस प्रकार वस्तु की गति को ग्राफ में निरूपित किया जा सकता है। इस ग्राफ में वस्तु के माध्यम अलग अलग चरों के बीच दर्शाता है। स्पीड की बात करें हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखिए ये दो विमाएं हैं, ये खिलाड़ी है और यहाँ पर स्पीड दे रखी है। ये देखिए ये खिलाड़ी इतना रन बना रहा है, ये इतना बना रहा है, इस ग्राफ से पर निरूपण किया जा सकता है। स्पीड क्या बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें भी यही दे रखा है, ये कोई कार की स्पीड है। शुरू में है ना कार 0 पे थी, और इसकी डिस्टेंस भी 0 हो जाएगी। कुछ समय लगेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, फिर कुछ बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, फिर बढ़ेगी टाइम तो डिस्टेंस फिर बढ़ जाएगा। इस प्रकार से निरूपित किया जा रहा है एक ग्राफ। दो मानों से दो चरों को मान दर्शाया जा सकता है अपने को। अब देखिए आगे, किसी वस्तु से डिस्टेंस टाइम का ग्राफ वस्तु के निर्धारित के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये देखो मैंने बताया था डिस्टेंस और समय के बीच में। अब गति के नियम की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट गति के नियम। गति के नियम की बात करते हैं अपन। गति के प्रमुख रूप से 3 नियम होते हैं जो अपने न्यूटन भाई साहब ने दिए थे। न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। इसमें न्यूटन के गति के नियम को देखते आ रहे हो। न्यूटन के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। अब इसमें गति के प्रथम नियम पढ़ते हैं अपन। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और वह स्थिर ही तथा गतिशील बनी होगी। अब यह जब उसके बाह्य बल कार्य नहीं करा होता हो। मान लीजिए कोई वस्तु है ना, तो वह प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति उसके जब तक कोई बल कार्य नहीं किया जा सके उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन नहीं होगा ना, तो क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही बनी रहेगी तथा गतिशील होने के लिए
गतिशील बनी रहेगी, या फिर गतिशील है ना तो वो गतिशील बनी रहेगी, स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। मान लीजिए कोई पेन है, अब ये रखिए ना तो रखी रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अब इसे अपन बाहरी बल से कार्य काम कराएंगे तो बाह्य बल करेंगे ना तो इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन होगा। देखिए आप, ये स्थिति में परिवर्तन होता है। तो ये कहें कि न्यूटन बाय सम का प्रथम नियम था। न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था का विरोध करती है। ये देखिए आप, ये वस्तु है, अब इसमें अपन धक्का लगाएंगे तो विरोध करिए, क्योंकि इसके अंदर कोई क्या है, जड़त्व है। जड़त्व बोलते हो घर्षण बल भी पैदा हो रहा है। जड़त्व है एक स्थायी बनी रहने के लिए ये गति का विरोध कर रही है। अब आगे देखते हैं, विरोध करती है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहे तथा गतिशील होने पर गतिशील बनी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता हो। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था का विरोध करती है, जड़त्व का नियम कहलाते हैं। मैंने बता दिया आपको ये सब कुछ। अब जड़त्व का नियम भी दो प्रकार से है इसमें। एक है पहला स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम, स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। अब इसको देखिए, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही बनी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अब इसमें अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल है गत्ते पर रखा सिक्का। ये कोई कांच का गिलास है, ये देखो अपन ने ये डायग्राम बना रखा है। एक कांच का गिलास है, उसके ऊपर एक गत्ता है, गत्ते के ऊपर सिक्का है। अभी इस गत्ता है ना, इसको अपन अचानक से ऐसे, ये मान लीजिए कि कोई वस्तु है, अब इसको बीच में पेन पन्ना रख रखा है, उस पन्ने को अपन अचानक से खींचेंगे ना तो क्या पेन नीचे गिरेगा, किस पे, निचली वस्तु पे। तो इस प्रकार से अपन इस सिक्के को ना ऊपर रखा हुआ गिलास के ऊपर, तो अगर इस पन्ने को अपन अचानक से नीचे खींचेंगे तो क्या होगा, सिक्का गिलास के अंदर गिर जाएगा। तो ये क्या है कि ये सिक्का ना जड़त्व का एग्जाम्पल है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति है ना उसी स्थिति में बना रहना चाहता है। कौन? सिक्का। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर बने रहना चाहती है जब तक उसको बाल होगा। गत्ते पर रह के सिक्का का गिर जाना, गिलास में गिर जाना, ये भी स्थिर अवस्था का है। वाहन में अचानक ब्रेक लगने पर यात्रियों को आगे की ओर झुकना। अपन देखते हैं कि किसी बस में यात्रा करते रहते हैं और अपन आराम से खड़े रहते हैं, लेकिन एक क्या होता जंप होता है, किसी भी कोई सामने वाहन आ जाता ना तो क्या होता है, अचानक से वो ब्रेक लगाता है, तो जैसे अपन ब्रेक लगाता है तो अपन आगे की ओर झुक जाते हैं। तो क्या हुआ, जड़त्व का ही एग्जाम्पल है। अभी इसका आगे देखते हैं अपन। कंबल पर डंडे से मारने पर, मान लीजिए कोई कंबल है, उस पर अपन डंडे से इस प्रकार मारेंगे ना तो वो कंबल तो एक स्थायी रूप रहेगा, डंडे से मारेंगे वो एक झटका लगेगा। तो वो जड़त्व का नियम का ही है कि उसमें से डंडे से मारने पर कुछ धूल के कण उनका निकलना, ये भी किसका नियम है, जड़त्व का नियम का ही है। और वाहन के अचानक यात्रियों के पीछे की ओर तरफ झुकना। अब कोई मान ली वाहन खड़ा है, वाहन खड़ा कर उसको अचानक से अपन एक्सेलरेटर उसका तेज करेंगे और उसके बाद अचानक से छोड़ेंगे ना तो यात्री पीछे की ओर जाएगा, ऐसे पीछे की ओर जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, वो भी जड़त्व स्थिर अवस्था में बनी रहती है, विरोध करती है किसी बाह्य बल का। ये भी इसका एग्जाम्पल है। अब आगे बात करने गति अवस्था के जड़त्व के नियम। गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही बनी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न करे। पहला था स्थिर अवस्था का, अभी गतिशील अवस्था का है। अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं अपन। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अब मान लीजिए लंबी कूद के तेजी से दौड़ते हुए व्यक्ति ज्यादा लंबी दूरी कूद पाता है। अब आपने किसी धावक या फिर कोई कूद करने वाला खिलाड़ी देखते हैं अपन, तो क्या होता है कि शुरू में वो स्थिर रहता है और उसके बाद वो तेजी से दूर से दौड़ता हुआ आता है और वह छलांग लगाता है। तो क्या है कि वो गतिशील है ना, तो वो गतिशील ही बना रहना चाहता है। लंबी कूद के खिलाड़ी तेजी से दौड़कर ज्यादा लंबी दूरी तय कर पाते हैं, इसी कारण से गतिशील अवस्था जड़त्व का नियम। अब आगे चलेंगे द्रव्यमान के जड़त्व के संबंध। द्रव्यमान व जड़त्व संबंध। द्रव्यमान व जड़त्व में संबंध। वस्तु का द्रव्यमान तथा जड़त्व आपस में समानुपाती होते हैं। द्रव्यमान, मास और जड़त्व दोनों एक दूसरे के समान अनुपात में होते हैं। द्रव्यमान और जड़त्व एक दूसरे के समान अनुपात में, जैसे जड़त्व बढ़ेगा वैसे द्रव्यमान बढ़ेगा और द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व बढ़ेगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका भार है 5 kg, तो उसका जड़त्व उसके अनुसार होगा। और मान लीजिए कोई वस्तु है 50 kg,
100 kg, और उसको धकेलने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी, तो उसका जड़त्व का मान भी बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जड़त्व का मतलब वो स्थिर अवस्था में बनी रहना चाहती है वस्तु, क्योंकि अगर द्रव्यमान वजन ज्यादा हो जाएगा तो उसका वजन ज्यादा होने वो किसका आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका जड़त्व का मान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और अगर वस्तु का वेट कम है उसका जड़त्व भी कम ही होगा, ये जड़त्व का नियम है। मान लीजिए भारी वाहनों जिसे अधिक द्रव्यमान वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है, जबकि कम भार वाली वस्तुओं का जड़त्व कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, रेलगाड़ी पर धक्का लगाने के लिए कम गतिशील होना, जबकि ठेला गाड़ी पर धक्का लगाने के लिए अधिक गतिशील होना। मान लीजिए कोई ट्रेन है, उस पर धक्का लगाएंगे ना तो उसका वेट बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है, वो आसानी से नहीं धकेल पाएंगे अपन, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है। तो उसका वजन ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, क्योंकि द्रव्यमान और जड़त्व एक दूसरे के समान अनुपात में होते हैं। बोले तो जड़त्व बढ़ेगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व बढ़ेगा। अब रेलगाड़ी को धक्का लगाएंगे तो क्यों आसानी से परिवर्तन करना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान भी अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक है। और एक मान लीजिए को ठेला है, उसको द्रव्यमान कभी कम है, उसका जड़त्व भी कम है, उनको आसानी से धकेल पाएंगे। अब न्यूटन का गति के द्वितीय नियम की बात करते हैं। ये देखिए मैंने बता दिया आपको, भारी द्रव्यमान वस्तु अधिक होता है, जबकि कम भार वाली वस्तु का जड़त्व कम होता है। रेलगाड़ी पर धक्का लगाने के गतिशील होना बहुत मुश्किल है, जबकि ठेले पर धक्के लगाना आसान है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम की बात करते हैं अपन। आप देखते हैं कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु को संवेग और संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस आरोपित वस्तु बल के समानुपात में होती है जो और वस्तु की दिशा की होगी। तो संवेग बराबर का तो क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान और वेग संवेग होता है। अब इसमें मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब इसमें देख क्या रखा है, किसी वस्तु के संवेग द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल समान अनुपात में होता है, उस दिशा में होता है। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, कोई क्रिकेटर खिलाड़ी है, तो क्रिकेट खिलाड़ी होता है ना, वो अपने हाथ में बॉल लेता है, तो बॉल लेता है ना वो तुरंत नीचे की ओर करता है कि उसको उसका है ना समय वो अधिक लगे, ऊपर से नीचे होकर लौट जाता है कि समय का मान बढ़ जाए। तो समय का मान बढ़ाने के लिए ऊपर से नीचे को लेके आता है, वो गति का द्वितीय नियम का पालन करता है। यदि इसमें दे रखा है वेग गुणा द्रव्यमान, इसको कम करने के लिए करता है वो खिलाड़ी। ये देखिए दोनों एग्जाम्पल, क्रिकेट खेल के कैच लेते हुए खिलाड़ी या क्षेत्र रक्षक होता है ना, वो गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथों को नीचे की ओर करता है अधिक समय लगाने के लिए। देख क्या दे रखा है, क्रिकेट खिलाड़ी खेल में रक्षक को गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की ओर करता है, इस क्षेत्र रक्षक अधिक समय लगाता है। न्यूटन का तृतीय नियम के पर चलते अपन। न्यूटन का तृतीय नियम, इस नियम अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान अवस्था समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। एक नियम अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, मतलब कोई वस्तु है, कोई इस मान ली कोई दिशा में वेग कर रही है, तो वो क्या है कि जिस दिशा में जाएगी ना उसके विपरीत दिशा में भी कुछ बल आरोपित करेगी। उसके बल है ना जो दोनों दिशाओं के बल कार्य करता है। इसमें दो बल कार्य करते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसमें दो बल करेंगे। ऐसे मान ली कोई बंदूक है ना, तो उसको छोड़ेंगे ना तो आगे की ओर गोली जाएगी ना, तो वो पीछे भी कुछ धक्का लगाएगी। नाव में अपन चढ़ेंगे तो नाव में भी क्या होता है कि जैसे ही नाव में चढ़ेंगे ना तो नाव पे एक पैर अपने बाहर है, जैसे ही नाव में पैर रखेगा तो नाव क्या आगे की ओर दिशा में गति करेगा, नाव आगे की सक जाएगी ऑटोमेटिक, और पीछे की ओर भी धक्के लगेगा। तो क्या है कि दोनों दिशाओं में गति करता है। कौन? न्यूटन का तीसरा नियम। रॉकेट है, रॉकेट आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से जाता है, तो क्या है कि नीचे धुएं हो जाती है, तो क्या है कि नीचे भी एक विपरीत दिशा में कार्य करता है और वो इस प्रकार से फिर जाता है, तो दोनों दिशाओं में कार्य करता है। दैनिक जीवन में अपन बहुत सी चीजें देखते हैं इससे। अब बंदूक देख चलाते हैं ना, बंदूक को चलाते समय एक्चुअली क्या होता है कि उसमें अपने को झटका महसूस होता है। बड़ी बंदूक होती है ना, उसको वहां पर कंधे पे लगा के छोड़ते हैं क्योंकि वो धक्का ना अपने शरीर आसानी से सहन कर सके, कंधा सहन कर सके। और छोटी बंदूक होती है ना, उसको अपने यहाँ हथेली पे ऐसे दबा के फिर चलाते हैं क्योंकि वो विपरीत दिशा में बल कार्य करता है ना, तो उसे अपने झटका लगने की आशंका ना हो तथा हाथ टूटने से भी बचा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल देखते, इसको देखते हैं अपन। इस नियम अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान या विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, दोनों बल कार्य करते हैं, विपरीत दिशा की ओर होते हैं। नाव का गति करना
बंदूक गोली दागने पर पीछे की तरफ धक्का लगना, रॉकेट के अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए पीछे की ओर छोड़ना। अभी देखिए ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए। अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं किसको, न्यूटन का तृतीय नियम है कृत्य प्रति। अभी मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, अब इस पर धक्का लगा रहे हैं ना, तो अपने पैरों के ऊपर एक बल कार्य कर रहा है, अभी पीछे की ओर भी बल कार्य कर रहा है, तो इधर बल कार्य करेगा ना, तो ये मान लीजिए ये देखो इधर बल कार्य कर रहा है तो इधर भी बल कार्य है। ये कृत्य प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का। अब देखिए मैंने नाव का एग्जांपल बताया था। अभी नाव से व्यक्ति है ना ऊपर स्तर की ओर जा रहा है, तो ये जैसे ऊपर पकड़ रखेगा तो क्या है कि पीछे की ओर खिसक जाएगी कौन, नाव। इसलिए देखो ये हाथ में क्या पकड़ रखा है, नाव का ये कहीं पकड़ रखा है, देखो ये डंडा, कि नाव पानी की ओर ना जाए, क्योंकि पानी की ओर जाएगा ना फिर चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस चक्कर में इसको पकड़ के फिर उतरता है कौन, नाविक, फिर इसको यहाँ पर बांध देगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम चलता है इसमें। अब देखिए सामूहिक संरक्षण का नियम। और रॉकेट होती है ना, एक मिनट, रॉकेट है, इसमें क्या रॉकेट इस प्रकार से होती है, तो ये क्या है कि यहाँ पर धुएं धुएं छोड़ती है तो ये ऊपर जाती है ना, तो जितना ऊपर बल लगता है ना उतना ही नीचे की ओर लगता है। ये भी किसका नियम है, रॉकेट का। प्रक्षेपण के लिए गति का तृतीय नियम है। अब इस प्रकार से आगे देखते हैं अपन संवेग संरक्षण की बात करते हैं। संवेग किसी विलग निकाय, वह निकाय जिस पर बाह्य बल कार्यरत ना हो तो कुल संवेग संरक्षित रहता है। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पूर्व और टकराने के बाद बराबर रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल, असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, उसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वो दो वस्तुएं, ये इस प्रकार से यहाँ आ रही है, ये यहाँ आ रही है, ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है। अब ये कहेंगे इसका वेग अलग होगा, इसका वेग अलग होगा, ये समान वेग से भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। अभी टकराएगी, ये यहाँ पर आके टकरा गई तो उनके वेगों में कुछ परिवर्तन हो गया, तो वस्तुओं के टकराने से पूर्व और टकराने के बाद जो संवेग में परिवर्तन होता है ये असंतुलित, तो इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है, दो गोलियों के टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद संवेग व टक्कर के बाद संवेग बराबर होता है। इसमें देखिए इसका मान होता है m1 v1 m2 v2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। संवेग संरक्षण का ये सूत्र भी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को आपने पूरा देखा और इस प्रकार हम नए नए लेक्चर लेके आते हैं। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, उसके एग्जाम्पल के लिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो कल एक नया लेक्चर आने वाला है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप इन सभी से हमारे का मोटिवेशन बढ़ता है और अपन इसी प्रकार प्रत्येक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का प्रत्येक टॉपिक इसी प्रकार से पूरा करेंगे। आप यूट्यूब चैनल पर मैं नाम से आप सर्च कर सकते हैं, ER राम प्रकाश के नाम से आप यूट्यूब चैनल पे इस चैनल को सर्च कर सकते हैं। इससे आपको आसानी से और भी कई प्रकार के कंटेंट देखने को मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।